Welcome, my dear friends. In session 12, we are going to discuss about electric flux. Now, what is electric flux and what is the meaning of flux? सही है, तो फ्लक्स क्या है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इससे पहले एरिया वेक्टर के बारे में हम जानेंगे। आपको मालूम ही है कि एरिया जो है वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। There are three types of physical quantity. First one scalar, second one vector, and third one जो हमें टेंशन देती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसर। तो एरिया जो है ना वो हमारा टेंसर फिजिकल क्वांटिटी में वो आता है कि we come across many situations where we need to know not only the magnitude of surface area but also its direction. लाइक आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा है, तो आपने ऐसे एक सरफेस एज्यूम की है जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ना टू फाइंड प्रेशर exerted on that surface, we only need perpendicular component of force. सही है, and then we define pressure F cos theta divided by area of that surface. तो अगर आपको प्रेशर डिफाइन करना है तो पूरा फोर्स नहीं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही चाहिए। तो यहाँ पे भी फोर्स व्हेन वी आर डिफाइनिंग प्रेशर, तो फोर्स का भी हम एक कंपोनेंट ही लेते हैं। तो फोर्स को भी काफ़ी सिचुएशन में हम टेंसर की क्लासिफिकेशन में डालते हैं कि भाई फोर्स क्या है, तो वेक्टर भी है और कभी कभार आप स्केलर भी बन जाते हो। तो वैसे ही एरिया को भी हम वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आपको ये फिगर देखते हो, आप सपोज ये जो आप रेक्टेंगल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, ये जो हमारी फ्लैट सरफेस है उसका कुछ ना कुछ एरिया, सपोज आप एरिया को ds से डिफाइन करो। अब ds इज इक्वल टू सपोज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ऐसा कुछ आपको मिला। अब एक प्रॉपर स्केल चूज करो आप कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करते हो, तो फॉर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसकी डायरेक्शन कौन से आपको दिखानी पड़ेगी, तो आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेस है उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको ये एरो दिखाना पड़ेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको एरिया वेक्टर वो डिफाइन करेगा ना। अगर यूनिट वेक्टर अलोंग द दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इज एन कैप, तो आप कैसे लिखोगे, वेक्टर ds, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा ds और उसका डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, एन कैप से, तो ds इंटू एन कैप। तो नाउ फ्रॉम फिगर ए, planar area element ds has been represented by a normal vector ds. The length of a vector ds represents the magnitude ds of the area element, and if n cap is a unit vector along the normal through the planar area, then vector ds is equal to ds n cap. सही है। नाउ ये तो आप फॉर प्लेनर सरफेस के लिए ही आपने डिफाइन किया है, लेकिन अगर हमारा सरफेस कर्व्ड होता है, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, then we can imagine it to be divided into a large number of very small area elements. हमारे
जो अर्थ है वो ऐसे फ्लैट नहीं है। फिर भी हम कोई ग्राउंड पे जाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, पूरा ग्राउंड जैसे कि फ्लैट है। तो हम ऐसा कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अर्थ हमारी फ्लैट है, नहीं है। फॉर इनफाइनाइटली स्मॉलर रीजन, लाइक हमारा जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, पूरे सरफेस का एक इनफाइनाइटली स्मॉल एक एलिमेंट होता है। तो वहाँ पे हम क्या भूल जाते हैं कि भाई जो कर्वनेस ऑफ अर्थ है वो वहाँ पे मैटर नहीं करती है, और हम वहाँ पे भी एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो in case of curved surface we can imagine it to be divided into a large number of very small area elements. Each small area element of a curved surface can be treated as a planar area, सही है, like ground, cricket ground, and by convention the direction of the vector associated with every area element of a closed surface is along the outward drawn normal. क्या है, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये आपका सिलेंडर हो गया। नाउ सिलेंडर हैज 3 पार्ट्स। 2 पार्ट्स आर फ्लैट circular surface and second one, or sorry third one is a curved surface. तो टाइप्स अगर आप बोलोगे तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ surfaces. 2 surfaces are flat circular surface and second one is curved surface. अगर पार्ट बोलोगे तो 3 आएंगे, 1, 2 and curved 3. Now if we define area vector, then for flat circular surface just draw normal to that circular flat surface. This is the area vector of circular flat surface. Clear? And कौन सी डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. आउटवर्ड मीन्स व्हाट, कमिंग आउट फ्रॉम दैट सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम दैट क्लोज सरफेस, बाहर आता हुआ दिखाई देना चाहिए. पता चला आपको? नाउ फॉर कर्व्ड सरफेस, as you know that this is not flat surface, so we have to divide it in infinitely smaller area elements. क्या बोलेंगे हम इसे, एरिया एलिमेंट्स या फिर सरफेस एलिमेंट. नाउ फॉर सिंगल एरिया एलिमेंट्स you can draw vector ds perpendicular to that surface and coming out from it. सही है. तो कर्व्ड सरफेस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फ्लैट सरफेस है उसे आप सिंगल एरिया वेक्टर से डिफाइन कर सकोगे. सही है. तो फ्लैट सरफेस के लिए आपको सिर्फ एक ही वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और कर्व्ड सरफेस के लिए पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट आपको सरफेस एरिया, सरफेस एलिमेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा. ओके, कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़िए. तो ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ प्लेनर एरिया. सही है. And by convention, the direction of the vector associated with every area element of a closed surface is along the outward drawn normal. Now, electric flux. हमारा जो पूरा सेशन है which is based on electric flux. तो भैया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसके कंसेप्ट पे जाते हैं. तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या नीड है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए. सही है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी आप पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंस होता है. वैसे ही तो बुक में ऐसा नहीं डाल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ लो, एग्जाम में आप रट के जाओ, लिख लो, आपका मार्क, आपके जो मार्क्स आएंगे वो आ गए.
आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए या फिर बीएससी में एडमिशन लिए। तो लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे हम जाते हैं। तो लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पढ़ाया था। वहाँ पे आपने देखा था कि पर्टिकुलर सपोज ये पॉइंट चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहो तो आप कैसे करोगे? ड्रॉ स्मूथ कर्व कंप्लीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है विच इज कंटिन्यूअस लाइन। नाउ यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, देन यू कैन एनालाइज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या फील्ड लाइंस के बारे में जान सकते हो। अगर चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जान सकते हो। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देन व्हाट अबाउट द चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सही है ना? अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जान सकते हो। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इन सर्टेन रीजन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मालूम है, तो चार्ज कहाँ पे होगा, कितना होगा, अगर जानना हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू वांट टू नो अबाउट चार्ज सिस्टम, देन you have to learn electric flux. तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट बाय नोइंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप ले लो। नाउ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इज नोन इन अ गिवन रीजन, व्हाट कैन वी डिटरमाइन अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट रीजन? क्या हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ मालूम कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स जानो आप क्या जानो? बेसिक पे जानो। आप रट मत लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं, आप जानो। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि हाउ कैन वी मेजर द चार्ज इनसाइड द बॉक्स विदाउट ओपनिंग इट। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी तो नहीं, ऐसे मिस्टीरियस बॉक्स मैंने रखा हुआ है। सही है, अब मुझे जानना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं। तो अब बॉक्स कंटेनिंग अननोन अमाउंट ऑफ चार्ज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा पता है आपको? फर्स्ट मैं टेस्ट चार्ज लूँगा। सही है, अगर आपके पास एक रोड है, आपको जानना है ये मैग्नेट है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप लाइक कोई भी आप कील ले लोगे, आयरन लाइक कोई भी सब्सटेंस ले लोगे, उसके बाजू में रखोगे, अगर अट्रैक्ट करेगा आपको मालूम पड़ जाएगा ये भाई ये तो हमारा मैग्नेट है। वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँगा, क्यू नॉट। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो हमारा बॉक्स है उसमें पक्का कोई ना कोई चार्ज होगा ही होगा। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, अगर ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा देन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भाई कोई भी, हाँ, लेकिन आपको ये चार्ज को ये बॉक्स की विसिनिटी एरिया पे, यानी कि उसके करीब कोई आपको रखना है, अलग अलग पॉइंट पे रखना है। हो भी सकता है ये न्यूट्रल पॉइंट हो और ये यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हो। डू नो अबाउट न्यूट्रल पॉइंट? हाँ, कि जहाँ पे नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज सिस्टम जीरो हो भी सकता है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स के जो करीब का जो एरिया है वहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स पे ये टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, और देन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो देयर मे बी सम चार्ज, सॉरी देयर मस्ट बी सम चार्ज इनसाइड द बॉक्स।
नहीं कर रहा है तो अलग अलग पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे नहीं कर रहा है तो there exists no charge inside the box. Clear? So now analogy between electric field vectors and velocity vectors in fluid in motion is helpful to understand concept of electric flux. हम एनालॉजी पे जाएंगे किसकी, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने वॉल्यूम फ्लक्स पढ़ा हुआ था, पता है आपको वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड passing through perpendicularly any cross sectional area in unit time is known as वॉल्यूम फ्लक्स। पता है ना आपको? अच्छा, तो नाउ फ्लक्स, ये जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है फ्लो। क्या होता है उसका मीनिंग? फ्लो। यहाँ पे कुछ फ्लो होने नहीं वाला है, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। कहाँ पे फ्लो कर रहा है? पर्टिकुलर कोई एरिया में से फ्लो कर रहा है, कोई सरफेस में से फ्लो कर रहा है, ऐसा आपको मान के चलना है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पक्का समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, नाउ कंसिडर दिस डायग्राम। चलिए, क्या इसमें आपने रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बॉक्स। नाउ क्या होगा अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको मिलेगी वो आउटवर्ड मिलेगी। सही है? मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा, आउटवर्ड फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट बॉक्स। क्या बॉक्स में से क्या आ रहा है? आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है। कंप्लीट। नाउ अगर मैंने यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज रखे तो आप जान सकते हो कि जो भी फोर्स होगा वो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स तो कौन सा रहेगा? आउटवर्ड ही रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज आउटवर्ड इन द डायरेक्शन, वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज इनसाइड द बॉक्स रखा हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट चार्ज वो किस डायरेक्शन में होगा? वो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू अट्रैक्शन ऑन दैट टेस्ट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स दिखाई देंगे वो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देंगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉक्स वो फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। अगर आपने दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन दैट सरफेस ऑफ द बॉक्स, लेकिन फ्लक्स तो कौन सा रहेगा? इनवर्ड फ्लक्स ही रहेगा। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 केसेस ऑफ जीरो फ्लक्स, यानी कि कोई भी फ्लक्स आपको फ्लो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट वन, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सही है, हमारा टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे भी ज़ीरो फ्लक्स हम कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? ज़ीरो फ्लक्स। सेकेंड वन, अगर मैंने एक डाइपोल रखी हुई है, डाइपोल बताया ना आपको, हाँ, तो क्या मिलेगा आपको? आपको जितने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आउटवर्ड मिलेंगे उतने ही इनवर्ड मिलेंगे, यानी कि नेट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग ऑन दैट बॉक्स इज जीरो। क्यों? जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जा रहे हैं उतने ही तो बाहर आ रहे हैं, इनसाइड जो जा रहे हैं उतने ही आउटवर्ड वो बाहर आ रहे हैं, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या आपको कंसिडर करना पड़ेगा? ज़ीरो। सही है? थर्ड वन, अगर मैंने एक
काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक चार्ज शीट रखी हुई है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट चार्ज शीट एंड पैरेलल टू दैट फेसिस सम फेसिस ऑफ गिवन बॉक्स। तो 1 2 3 एंड 4 ये जो 4 फेसिस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पैरेलल दिखाई देगी जो बॉक्स में से पास नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो बॉक्स में से पास हो रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर यहाँ पे पास हो रहे हैं और जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है उतनी बाहर आ रही है। तो जितना इनवर्ट फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, यानी कि इनवर्ट फ्लक्स कैंसल्स आउटवर्ड फ्लक्स। सिंपल, कंप्लीट। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूँगा, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी कि ये तो पक्का मालूम हो गया कि अगर कोई क्लोज सरफेस होती है ना, अगर वो एनक्लोज करती है कुछ नेट चार्ज, देन फ्लक्स वो आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। अगर नेट चार्ज ही ना हो या फिर चार्ज हो लेकिन कैसा हो, डाइपोल जैसा, सेम इन मैग्नीट्यूड, opposite in types, then we can say that there is no net flux associated with that box. Clear? यहाँ पे भी चार्ज नहीं है लेकिन फील्ड है, जितना इनवर्ट फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है। आगे जाते हैं हम, तो मोर अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपने ये जो पहला वाला डायग्राम आपने देख लिया हो तो क्या रखा हुआ इनसाइड द बॉक्स, मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इसकी जो सरफेस है बॉक्स की सरफेस पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर भी यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं विद मैग्नीट्यूड भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है विद द हेल्प ऑफ KQ/R² जो कि पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, KQ/R²। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डबल कर देता हूँ, क्या चार्ज क्या मैग्नीट्यूड डबल कर देता हूँ 2Q। तो मैं देख सकता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रीवियसली सिचुएशन में थे उसके मैग्नीट्यूड डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डबल, बिकॉज एज यू नो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू Q डबल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डबल हो गया, यानी कि हर एक फेस में से जो हमारा फ्लक्स होगा वो डबल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ट्वाइस एज ग्रेट एज इन फिगर ए में जो था उससे वो डबल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल, चार्ज वहीं का वहीं रहने देता हूँ, +Q तो +Q, लेकिन ये जो बॉक्स का जो डायमेंशन है ना वो डायमेंशन में डबल कर देता हूँ। उसका जो डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब में डबल कर देता हूँ। क्या होगा, क्या होगा, तो फ्लक्स वहीं का वहीं रहेगा। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर आ रही थी फर्स्ट केस में उतनी ही आएगी, फ्लक्स यहाँ पे डबल नहीं होगा। क्यों ऐसा हो गया, तो ये डायमेंशन डबल होने की वजह से जो डिस्टेंस ऑफ फेसेस विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, उसका जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा, हाँ के ना। तो जो एरिया हो गया, एरिया, लेंथ डबल हो गई, ब्रेथ डबल हो गई, तो एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, एरिया 4 टाइम्स हो गया। पता चला आपको, क्या जो एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो जितना फ्लक्स यहाँ जो ए फिगर है उसका जो एरिया था उससे तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो जो फील्ड लाइंस इतने एरिया में से पास हो रही थी वो अब ज़्यादा एरिया में से पास हो रही है। तो जो क्लोजनेस थी, जो रिलेटिव क्लोजनेस थी, तो यहाँ पे क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई। तो यानी कि फील्ड लाइंस तो सेम ही रहती है लेकिन उसकी रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा 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 बढ़ती जाती है। मैंने आगे का सेशन आपको समझाया था, आपको हर बार फील्ड लाइंस एक फाइनाइट वैल्यू की लेनी है। सपोज मैंने यहाँ पे 100 फील्ड लाइंस ली तो यहाँ पे भी 100 ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव क्लोजनेस थी वो ज़्यादा थी, सॉरी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स सेम ही फ्लो करेगा, फ्लक्स क्या करेगा, सेम ही फ्लो करेगा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे। अगर चार्ज इंक्रीज हो गया, डबल हो गया,
देन फ्लक्स ट्वाइस हो गया, लेकिन डायमेंशन अगर डबल हो जाएगा तो फ्लक्स तो वहीं का वहीं रहेगा। पता चला? पढ़ते हम। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम एज इन ए। क्यों? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज 1/4 एज ग्रेट एज इन ए। सही है। क्यों 1/4 हो गया? आपने डायमेंशंस डबल कर दिए। पता है ना, डायमेंशंस डिस्टेंस अगर डबल होता है तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर r डबल हो जाता है तो फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सही है। बट द एरिया थ्रू विच द फील्ड फ्लोज इज 4 टाइम्स ग्रेटर। अच्छा, तो यहाँ पे फील्ड कम हो रहा है, एरिया ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ्लक्स तो सेम ही रह रहा है। तो यानी कि फ्लक्स का रिलेशन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है और कुछ एरिया के साथ है, यानी कि दोनों के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो अगर मुझे फ्लक्स डिफाइन करना होगा तो देयर मस्ट बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो एरिया। तो फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट होगा? फ्लक्स किसके साथ, अगर मुझे फ्लक्स डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन में या फिर इसके इक्वेशन में क्या आना चाहिए? पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही चाहिए और दूसरा एरिया भी आना चाहिए। देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, we want to calculating electric flux, then we have to adapt analogy। कौन सी एनालॉजी? तो फ्लूइड मैकेनिक्स की वही एनालॉजी पे हम जाते हैं। आप देख सकते हो एक फ्लूइड वेलोसिटी v से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। फ्लूइड का फ्लो हम देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख नहीं सकते। तो देख लीजिए, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया वो फ्लो कर रहा है। तो व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो वेलोसिटी वेक्टर v एंड द फ्लो वेलोसिटी इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में, बर्नौली इक्वेशन जो आपने पढ़ा हुआ था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ा हुआ था, उसमें भी आपने एक एजम्पशन लिया हुआ था। कौन सा वाला? कि हर एक पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी आपने सेम रखी हुई थी। अगर वो सेम नहीं होगी तो आपने पोइसिलिका जो आपने पढ़ा हुआ है, पोइसिलिका जो प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आइडियल फ्लूइड यहाँ पे दिया हुआ है जो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम ही हो रही है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो हमारा विस्कोसिटी जो विस्कस फोर्स था उसे मैंने यहाँ पे डिसअपियर कर दिया है। पता है ना आपको? अच्छा, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सेम ही है। नाउ द वॉल्यूम फ्लो रेट dv by dt, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इज द एरिया A मल्टीप्लाइड बाई द फ्लो स्पीड v। हाँ, पता है आपको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने यही तो डिराइव किया था कि कैपिटल Q फ्लो रेट और dv by dt इज इक्वल टू A इंटू वी। इस फिजिकल क्वांटिटी को आपने क्या बोला था उस टाइम? वॉल्यूम फ्लक्स। पता है ना उसको? क्या आपने क्या नाम दिया हुआ था? वॉल्यूम फ्लक्स। नाउ सपोज द वायर रेक्टेंगल टिल्टेड बाय एन एंगल फाई। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरिया था उसे मैं थोड़ा सा टिल्ट देता हूँ फाई एंगल पे। तो पहले जो हमारा एरिया वेक्टर था, अब देख लीजिए यहाँ पे, आप देखिए जो एरिया वेक्टर था वो सरफेस के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ था। अगर यहाँ पे टिल्टिंग होता है तो एरिया वेक्टर भी कुछ ना कुछ एंगल सबटेन करेगा। हाँ, करेगा। कितना एंगल सबटेन करेगा? तो कितना आपने टिल्ट किया हुआ है? फाई, तो ये भी फाई जितना ऊपर जाएगा। अब दो कंपोनेंट आप निकालो, एक कॉस फाई और ए साइन फाई। तो मैं क्या बोलूँगा, ए कॉस फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है, वो भी कुछ ना कुछ एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा ना।
कौन सा वाला एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ए cos phi रिप्रेजेंट्स एरिया परपेंडिकुलर टू दैट फ्लूइड फ्लो। सही है। अगर एरिया वेक्टर कुछ सरफेस को परपेंडिकुलर होता है तो उसका कंपोनेंट भी वैसे ही सरफेस दिखाएगा जिसके वो परपेंडिकुलर है। तो ए cos phi क्या दिखाएगा, तो देख लीजिए ये जो मैंने पिंक बॉर्डर आपको दिखाई हुई है उतना सा एरिया कौन दिखाएगा, ए cos phi। और वही वो एरिया है कि जहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड परपेंडिकुलर है। पूरे क्रॉस सेक्शन में वो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ए cos phi वो ऐसा एरिया है जिससे परपेंडिकुलरली वो पास हो रहा है, कौन, हमारा फ्लूइड। तो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लक्स आपको क्या मिलेगी, तो इन दिस केस द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू कैपिटल ए इज q av sorry dv by dt is equal to velocity and perpendicular area through which our fluid can flow। सही है ना। तो कितने एरिया में से वो पास हो रहा था, ए cos phi, तो v इंटू ए cos phi। सही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v cos phi इंटू ए। हाँ, अगर आप v cos phi इंटू ए लिखो, v इंटू ए cos phi लिखो, दोनों केसेस में आप एक ही, आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक ही मिलेगा। क्या, v cos phi इंटू ए या v इंटू ए cos phi इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। वेक्टर v डॉट वेक्टर ए, उसका वो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। सही है। तो आज मैंने कुछ आपको अच्छा पढ़ाया। आप अभी तक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ऐसा ही बोल रहे थे, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन मैंने आपको उसका जनरल इक्वेशन डिराइव करके दिखाया कि व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लक्स इन फ्लूइड फ्लो इज अ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। one is velocity vector of that fluid and second one area vector of that cross section। क्लियर, पक्का समझ में आया। आगे बढ़ू, अच्छा बढ़ता हूँ। फॉर द केस of the electric field, we define an analogous quantity and call it electric flux। The electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric field lines of the lines of force passing normally through that area। काफी बकवास सी डेफिनेशन दी गई है हमारी बुक में, रट्टालोजी में आती है ये डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि बेवकूफ़ बनाया गया है हमें। किसे, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है हमें। वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की के जो नंबर होता है उसका कुछ अता पता है आपको। आई कैन चूज एनी नंबर ऑफ लाइन्स। सपोज मेरे पास +5 कूलम का चार्ज है, आई कैन ड्रॉ many lines which represents field lines। मैं कितना बिजी हूँ इस पर वो निर्भर करता है। अगर मैंने इतनी से ही ड्रॉ की, सही है। अगर मेरे कोई फ्रेंड ने +5 कूलम को लेके इतनी सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ की, वो भी सही है, लेकिन प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जितनी चाहो उतनी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन मुझे कुछ पहले से ही जचती नहीं है, मुझे नहीं पसंद है कि फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में गूगल भी यही डेफिनेशन दिखाता है आपको, तो वो मुझे नहीं। हाँ, अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ मैं फील्ड लाइंस फ्लक्स के बारे में आसानी से जान सकता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिसका खुद का ही अता पता ना हो, वो क्या दूसरे को डिफाइन करेगा। पता चला आपको, मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ अगर, तो मैं क्या दूसरे को खिला सकूँगा, ऐसा है। तो फिर भी बुक की ये डेफिनेशन थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आपको भी ये इसे ही रखना है, ये हमारी मजबूरी है, बराबर। कि बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको
यही डेफिनेशन रट के जाना है। चलिए, लेकिन मैं आपको परफेक्ट पढ़ाता हूँ। देखिए कैसे, फिल लाइंस आएगी नहीं, सिर्फ डेफिनेशन में ही आएगी पक्का। अब फिल लाइंस को भूल जाओ। इफ वेक्टर ई इज यूनिफॉर्म एंड passes normally through an area element, vector delta s, then the electric flux through this area is, तो वहां पे आपने वेलोसिटी वेक्टर लिया था, यहाँ पे मैंने ई लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया तो सेम ही रहेगा, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। चलिए, तो कितना फ्लक्स आपको मिलेगा? ई इंटू डेल्टा एस। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फ्लक्स को आपको जानना है, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं आप। लेकिन भाई साहब, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रहा है, जैसे कि बॉक्स में भी आपने देखा हुआ है कि हर एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू दैट गिवन फ्लैट सरफेस, और उसका जो एरिया वेक्टर होता है, और या फिर ऐसा भी बोलता हूँ कि जो परपेंडिकुलर आपने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है एन कैप, उसके साथ वो थीटा एंगल सबटेंड करता है, देन आई कैन से दैट कंपोनेंट ऑफ ई cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ई पूरा परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ, लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट है ना, ई cos थीटा, वो आप देख सकते हो, विच इज परपेंडिकुलर टू दैट गिवन सरफेस। Now just multiply e cos theta with its surface area. You can get flux. या आप क्या ले सकते हो? आप क्या डिफाइन कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका एरिया क्या है? डेल्टा एस है, सही है। अब डेल्टा एस एरिया है और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई cos थीटा। तो जो हमारा प्रीवियस जो एग्जांपल था, उसमें आपने फ्लक्स कैसे डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field perpendicular to that surface into area of that surface. So यहाँ पे perpendicular electric field, या फिर आप लिख सकते हो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ई इंटू सरफेस एरिया। चलो, पता चल गया आपको? इसे मैं लिखता हूँ ई cos थीटा डेल्टा एस, या फिर ई डेल्टा एस cos थीटा। ओ, what is vector delta s? Vector delta s is a area vector of given surface which is perpendicular to that surface. Okay, now what is about theta? Theta is the angle between vector e and vector delta s. Okay, then according to definition of scalar product, we can write delta phi is equal to e delta s cos theta, means vector e dot vector delta s. तो my dear friends, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। जब भी वेक्टर ई अगर आपको यूनिफॉर्म दिया जाए, एरिया वेक्टर डेल्टा एस इज फॉर प्लेनर सरफेस, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया गया है और गिवन सरफेस इज प्लेन, वो फ्लैट सरफेस है, देन फ्लक्स एसोसिएटेड और लिंक्ड, क्या बोलना है? फ्लक्स एसोसिएटेड और फ्लक्स लिंक्ड। फ्लक्स क्या होता है? लिंक होता है। तो फ्लक्स लिंक्ड और एसोसिएटेड विथ दैट सरफेस इज गिवन बाय वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। आप कब यूज करोगे ये इक्वेशन? बोलो तो। ये इक्वेशन तभी आप यूज कर सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एंड सेकंड वन, जो हमारा सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। पता चला आपको? तभी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्यों बोला ऐसा मैंने? तो देखिए, कुछ ना कुछ बोलने में वजह तो होनी ही चाहिए ना। तो इन केस द
electric field vector is non-uniform and if or surface is non-planar. सपोज यहाँ पे मैंने क्लोज सरफेस आपको दिखाया है, ये क्लोज सरफेस है, पता है आपको, ऐसे दिखाते हैं क्लोज सरफेस को. नाउ from figure we consider a closed surface as lying inside the electric field. We can divide the surface S into small area elements like vector delta S1, vector delta S2, vector delta S3 up to vector delta Sn. चलिए ये हमारा वेक्टर डेल्टा S1 है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट एरिया एलिमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है, पता है. Now angle between vector E1 and vector delta S1 is equal to theta. So total electric flux passing through the surface S will be sum of each electric flux associated with that area element. यानी कि वेक्टर E1 डॉट वेक्टर डेल्टा S1 प्लस for second area element vector E2 dot vector delta S2 plus up to nth area element vector En dot vector delta Sn, जिसे हम मैथमेटिकली सिग्मा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ वेक्टर ei dot vector delta Si, summation of vector ei dot vector delta Si from I is equal to 1 to n. अब हमारा नसीब ही अगर टूटा फूटा हुआ है, यानी कि हमने जो ये एरिया एलिमेंट निकाले हम उसे फ्लैट करते गए, फ्लैट करते गए, फ्लैट करते गए, फ्लैट करते गए, कब तक हमें ये एरिया एलिमेंट कब डिफाइन होगा, जब ये जो पूरा सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, इतना सा सरफेस कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. फॉर दैट पॉइंट हमारा एरिया एलिमेंट यहाँ पे जो होगा वो फ्लैट सरफेस का ही होगा. डेल्टा S1 रिप्रेजेंट्स फ्लैट सरफेस, बराबर, ओके. पर अगर हमारा ये जो पूरा जो सरफेस है समझ लीजिए काफ़ी अनइवन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसे और हम डिवाइड करते जाएंगे. कितने सरफेस एलिमेंट में हम डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस एलिमेंट में हम डिवाइड करेंगे. तो व्हेन द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज and also delta S tends to 0, the above sum approaches a surface integral taken over the closed surface. वो तो आपको मालूम ही था कि जैसे जैसे मैं जब भी बोलता हूँ वैसा 11th में भी मैंने काफ़ी टाइम बोला था कि भाई साहब ये अगर स्मॉल करो और स्मॉल करो और स्मॉल करो तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स. तो वो डेफिनेशन हमें कहाँ पे ले जाएगी, इंटीग्रेशन पे. तो अगर मैंने नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स इनफाइनाइट कर दिए, यानी कि काफ़ी सारे कर दिए, और फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट सरफेस एरिया टेंड्स टू 0, यानी कि पॉइंट लाइक सरफेस एलिमेंट हो गए, तब यही जो सम होता है वो इट अप्रोचेज इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज सरफेस. तो phi is the surface integral of vector E dot vector ds. Now for closed surface मैं इसे पक्का ऐसा लिख सकता हूँ. क्लोज सरफेस के लिए क्या हमें सिंबल लेना पड़ेगा, तो ये जो इंटीग्रेशन का हमें जो सिंबल दिया हुआ है वहाँ पे जस्ट एक रिंग आपको, एक लूप आपको ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा. जब भी मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन ओवर द क्लोज सरफेस, और ऐसा जब भी मैं लिखता हूँ तो वो क्लोज भी हो सकता है या फिर वो कोई भी फ्लैट सरफेस भी, फ्लैट तो नहीं लेकिन अनइवन सरफेस भी, ओपन सरफेस भी वो हो सकता है. अब ओपन सरफेस मीन्स व्हाट, तो आपकी जो बुक का पेज है अभी कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट है ना, फ्लक्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो जस्ट आप आपकी मुट्ठी में वो पेज ले लो, कैसा हो गया, अनइवन हो गया ना, क्लोज तो नहीं है लेकिन अनइवन हो गया.
तो ऐसा जब भी होता है तब हम क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सी फॉर सिर्फ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई लिखेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स in the form of integration? We can write the electric flux through any surface vector S, open or closed, is equal to the surface integral of the electric field vector E taken over the surface S. फिर से the electric flux through any surface vector S, open or closed, is equal to the surface integral of the electric field vector E taken over the surface S. Now electric flux is a scalar quantity. As you know that it's a scalar product of vector E and vector ds. So it becomes scalar physical quantity. And unit of phi. So what is the unit of electric field? Newton per coulomb. And what is the unit of area? Meter square. Newton per coulomb into meter square. यानी कि Newton meter square per coulomb. And in second chapter I told earlier that electric field has second unit volt per meter and area meter square, so we can get volt into meter. चलिए, now surface integral of electric field. If we take surface integral of electric field over closed surface, then the result is Gauss's theorem. क्या? अगर आपने क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकाला तो हमें किस ओर ले जाएगा? गॉसेस थ्योरम पे। समझाता हूँ। समझिए कि आपको मैंने बोला कि यहाँ पे Q1 चार्ज है +2 कूलम, Q2 -3 कूलम, Q4 +7 कूलम। Q4 मैं ले लेता हूँ +3 कूलम, Q5 एज्यूम करता हूँ +1 कूलम, सही है, या फिर -1 कूलम। अब ये हमारा क्लोज सरफेस है। अब मैं बोलूँ कि प्लीज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गिवन क्लोज सरफेस। तो अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है, आप क्या करोगे? ये जो पूरा हमारा सरफेस S है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स। वेक्टर S1, डेल्टा S2, डेल्टा Sn, हो गए। नाउ कितने चार्जेस है? Q1, Q2, Q3, Q4, माफ कीजिएगा, Q3, Q4, Q5, 5 चार्जेस है। ओके, नाउ ये पॉइंट कि जहाँ पे आपने सरफेस एलिमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, किसका होगा? 1, 2, 3, 4, 5 सभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। सो टेक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 at given surface element, which is equal to E1, vector E1. वेक्टर E1 मीन्स Q1 का नहीं, पूरे 5 चार्जेस का नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली फाइंड वेक्टर E2, फाइंड वेक्टर En. Vector E1, vector E2, vector En are the respective electric fields at that line elements, and these electric fields are the net electric fields produced by Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 at that surface element. अगर आपको बोला जाए En क्या है तो क्या बोलोगे? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 का नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना करने में आपका जो एज है वो बढ़ जाती है। अभी आप पढ़ रहे हो, यानी कि शादी तो नहीं होगी, शादी नहीं हुई होगी आपकी, तो आप बस आपके जो क्या बोलते हैं
आपकी पीढ़ी का आप लास्ट मेंबर बन जाओगे, फिर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी फ्री तो होना चाहिए ना। आपका पूरा जीवन इसमें चला जाएगा, और तब जाके आप बूढ़े होगे, तब जाके मुझे आंसर दोगे आप, सर इलेक्ट्रिक फील्ड associated with this closed surface is equal to, क्या बोलोगे आप? जो आप बोलोगे ना, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड में मैं लिख लूंगा। 6/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या मैंने लिखा? 6/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ओ, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी गंवा दी, वो मैंने सिर्फ 2 सेकंड में लिख दी। कहाँ से आया ये कहाँ से आया? कुछ मैजिक किया मैंने? कि मैं जानता था ये? क्या मुझे कुछ कोई बूढ़े ने पहले से बता दिया कि इतना आएगा, आप ये बताना बच्चों को? नहीं, ये कुछ मैजिक नहीं है। दिस इज कॉल्ड गॉसेस थियरम, जिसमें आपकी पूरी जिंदगी चली जाती है। गॉस ने उसको सिर्फ 2 सेकंड का बना दिया। क्या किया मैंने पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ज है ना, एनक्लोज चार्ज देखता हूँ मैं, कितना है ये? +2 कूलम, ये +7 कूलम, ये कितना है? -3। टेक algebraic sum of these 3 charges, +2 + -3 यानी कि -1 +7 +6, अच्छा +6 डिवाइडेड बाय ε0। वी कैन प्रूव इट लेटर, हम इसे प्रूव करेंगे, लेकिन यही एक पक्का आंसर आएगा। अब आप सपोज बूढ़े हो जाते हो, ये फाइंड कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा डाल दिया, ओ सॉरी, ये हमारा क्लोज सरफेस था, ये हमारा क्या था? क्लोज सरफेस था। आपने ऐसा डाल दिया, बराबर। तो अब क्या होगा? आप तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करने बैठ जाओगे। अब आपके पास लाइफ बची नहीं हुई होगी, आपकी लाइफ तो पूरी हो गई होगी। तो गॉस यही बोलेंगे। गॉस क्या बोलेंगे? क्या एनक्लोज हो रहा है वो देखो आप, वहीं जो प्रीवियसली जो एनक्लोज हो रहे थे, वहीं तो एनक्लोज चार्ज हो रहा है यहाँ पे। आंसर मस्ट बी सेम। तो ये जो हमारा थियरम है, वो यही डिस्क्राइब करता है, राइट? और उसका यूज क्या होने वाला है वो भी आप देख लेना। जो मैंने काफ़ी लंबा इंटीग्रेशन किया हुआ था फॉर फाइनाइट साइज ऑफ वायर, उसका आपको मैंने 9th या 10th सेशन में आपको मैंने समझाया था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर लिया था, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला था, डिराइव किया था। आपको याद है क्या आया था? फिर से बोला, ऐसा एक इनफाइनाइट लेंथ वायर था जिसपे चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा थी, और उसके आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था λ/2πε0 r, या फिर 2k λ/r। यही फील्ड विदाउट इंटीग्रेशन अगर मुझे फाइंड करना हो ना, तो हमें कौन हेल्प करेगा? गॉस। तो जानते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिस थियरम गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। सही है, वही मैंने आपको दिखाया अभी। गॉसेस थियरम स्टेट्स दैट the total flux through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, Gauss's theorem states that the total flux through a closed surface is the ratio of closed charge to the permittivity of free space or vacuum। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैथमेटिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, सिंपल। अभी आप फाई भी लिख सकते हो, चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0।
या फिर सिंपल आप बोलिए वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसकी प्रूफ पे जाते हैं। क्या इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, उससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक नॉट सर्कल, दिस इज स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमें अगर गॉस थियरम प्रूव करना हो तो हमें क्लोज सरफेस चाहिए। कौन क्लोज सरफेस होती है? जो वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम होता है। सर्कल आप बोलोगे तो उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एरिया ही है, उसके पास वॉल्यूम नहीं है। तो ये क्या है? हमारा क्लोज सरफेस एस है, विच इज अ गॉसियन सरफेस। इसे हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, जो है यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है। लेट अस कंसिडर द टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r which encloses a point charge small q at its center. Okay, no problem. Now divide the sphere into small area elements as shown in figure. पक्का मैंने डिवाइड कर लिया। Now this surface element has a area of vector delta s which is perpendicular to that surface, and also we know that vector e is always in the radial direction. So vector E and vector delta S both are parallel vectors. Okay, सही है। The flux through an area element delta S is equal to vector E dot vector delta S, which is denoted by delta phi, and is equal to vector E dot vector delta S. अच्छा, now E, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है ना, E is equal to q by small r square, या फिर 1/4 pi epsilon naught into q। पता है आपको, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वेयर आर कैप is a unit vector along radial direction. Clear? So where r cap is a unit vector along the radius vector from center to the area element. चलिए, now since the normal to the sphere at any point is along the radius vector at that point, वही मैंने समझाया कि डेल्टा वेक्टर एस, वेक्टर डेल्टा एस वो भी वही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आर कैप है। तो मैं क्या बोलूंगा कि along the radius vector at that point the area element vector delta s and r cap have the same direction, both have the same direction. Therefore delta phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square delta s, because r cap dot vector delta s आता है ना स्केलर प्रोडक्ट, मोड ऑफ वेक्टर मोड ऑफ delta r cap, mode of delta s, which can be written as delta s also, and cos 0, because they are parallel vectors. So delta r cap is a unit vector, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ r cap है, r cap is a unit vector, 1 delta s cos 0 is also 1, so we can write here delta s. Clear? Now can we get total flux? No, this is a flux linked with only smaller surface element. If you want to find total flux associated with that surface S, spherical surface S, then आपको क्या करना पड़ेगा? तो जो करना पड़ेगा वही मैंने लिखा हुआ है। The total flux through the sphere is obtained by adding up flux through all the different areas elements. तो phi is equal to summation of all delta s, किसका सम लेना पड़ेगा? डेल्टा फाई का। व्हाट इज डेल्टा फाई? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डेल्टा s. नाउ phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square, which is a constant, so हम
इसे बाहर ले लेते हैं। नाउ समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस, यानी कि जो जितने छोटे 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 जो भी एरिया एलिमेंट्स है उसका सम ले लो, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो 4 पाई कट आर स्क्वायर कट, क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ये सिर्फ आपको एज्यूम करनी है, होती नहीं है। एनी हाइपोथेटिकल सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ना इम्पोर्टेंस, तो उसके इम्पोर्टेंट के बारे में तो मैं आज तो आपको बता नहीं सकूंगा, लेकिन जैसे ही मैं एप्लीकेशंस आपको पढ़ा रहा हूँगा ना, तो पक्का आपको पता चल जाएगा कि हम कितने स्मार्ट हो गए। बाय क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय certain symmetric charge configuration which are otherwise quite difficult to evaluate by the direct application of Coulomb's law and the principle of superposition। तो ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, उसका मैं बार बार डिस्कशन करूंगा कि हम क्यों क्लेवर चॉइस करते हैं, कौन सी सरफेस हमारे लिए सूटेबल है। दूसरा, मैं एक मैजिक आपको दिखाता हूँ, मैजिक ऑफ गॉसियन सरफेस। बराबर, समझिए कि हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, ये हमारा क्लोज सरफेस है विच इनक्लोजेज चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। ये हमारा आउटसाइड का चार्ज है Q4, Q5। सही से पढ़िएगा, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नाउ देखिएगा, आपको क्या करना है कि गॉस का जो लॉ है ds q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको मुझे ये बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्मॉलर सरफेस एलिमेंट वेक्टर ds मैंने लिखा हुआ है, डेल्टा एस भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और ये वेक्टर e एट दैट सरफेस एलिमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि जो गॉसेस का जो थियरम है उसमें जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ई क्या है, आप क्या बोलोगे, तो वेक्टर ई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 at that surface element। ओके, क्लियर, सही है ना। मैंने क्या पढ़ा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप फाइंड करते हो, तो आपको सभी चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा, दोज who are enclosed or those which are outsides, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, सभी चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, सही है। सो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस वेक्टर E5। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। नाउ व्हाट इज अबाउट एनक्लोज्ड चार्ज, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या मैं Q4 लिख सकता हूँ, नहीं, सिर्फ Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, अब मैं ऐसा लिखता हूँ, फाई, यानी कि फाई नहीं लिखता, सिर्फ और सिर्फ सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस वेक्टर E5। इंस्टेड ऑफ वेक्टर E I can write
सही है, बोलिएगा। वेक्टर ds q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ पक्का, वही तो मैंने समझाया, वही लिखा। कैन आई राइट, नाउ माई क्वेश्चन इज, कैन आई राइट वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2 प्लस वेक्टर e3 प्लस वेक्टर e4 q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये एप्लीकेबल है फॉर गिवन केस? दूसरा, क्या मैं ये लिख सकता हूं वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2 प्लस वेक्टर e3 डॉट वेक्टर ds q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट? क्या ये एप्लीकेबल है? अगर ये एप्लीकेबल है तो ये दोनों एप्लीकेबल है। और लास्ट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2 डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3? तो देखते हैं, चलते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, आप एज्यूम कीजिए, वही सरफेस है, थोड़ा सा शेप चेंज हो जाए तो माफ़ करना। q1 q2 q3 q4 q5, समझिए कि यहाँ पे q1 q2 q3 है ही नहीं। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? ये जो क्लोज सरफेस है कोई चार्ज इनक्लोज कर ही नहीं रही है ना। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, enclosed charge q enclosed is equal to 0, सही है। So flux is equal to 0. Now take smaller surface elements, ले लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे फील्ड है, हाँ है, किसका फील्ड है? Q4 एंड Q5 का। फील्ड तो होगा ही ना, चार्ज है तो फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही ना। तो देन इफ यू कैलकुलेट वेक्टर E डॉट वेक्टर ds which is equal to enclosed charge divided by epsilon naught is equal to 0. So vector E dot vector ds is equal to 0. Therefore vector E4 plus vector E5 dot ds is equal to 0. Here I can take E4 is a electric field produced by charge Q4. E5 is a electric field produced by charge E5. अच्छा, तो ऐसा हो गया। अच्छा, सही है। नाउ कम टू आवर पॉइंट। कैन आई राइट दिस इंटीग्रेशन लाइक इंटीग्रेशन E1 प्लस E2 प्लस E3 सेपरेट कर सकता हूं मैं, डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन E4 प्लस E5। फिर से लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कैन आई राइट E1 E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 डॉट ds लाइक दिस? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? हाँ सही। लेकिन इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल था वो तो 0 हो गया। इसका तो सरफेस इंटीग्रल क्या हो गया? 0 हो गया। सही है। तो फॉर गिवन केस मैं क्या लिखूंगा? बोलिए। राइट हैंड साइड रिमेन सेम, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया हुआ है? पक्का आपका सर दुख रहा होगा अभी। सिर दर्द हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? तो पक्का आप ऐसा लिख सकोगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये 4 चार्ज सिस्टम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E4, तो E4 भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आप ऐसे लिखो, E4 को रहने दो या निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। E4 रहेगा तो भी उसका सरफेस इंटीग्रल और तो गिवन सरफेस वो 0 ही होगा क्योंकि वो आउटसाइडर है। लेकिन अगर मैंने तीसरा वाला निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो दिस नॉट
इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि गॉसेस के जो लॉ है, अगर आपको ये सिचुएशन दी गई है, अगर आपको दी गई है, आपको Q4 Q5 दिया गया है, देन यू कैन राइट हियर कि E इज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल दिस चार्जेस। लेकिन अगर आपने Q4 Q5 को निकाल दिया तो आप क्या बोलोगे? तो भी रिजल्ट तो वही सेम ही होगा, एनक्लोज चार्ज तो सेम ही आएगा। क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये जो आएगा आपका वेक्टर ई, क्या मिलेगा आपको? E1 E2 E3 एंड E4 का सरफेस इंटीग्रल मिलेगा। अगर ये भी मैंने निकाल दिया तो ये सरफेस इंटीग्रल जो मिलेगा वेक्टर ई का, इसमें वेक्टर ई क्या होगा? E1 E2 एंड E3 का। तो यानी कि आउटसाइडर अगर हो या नहीं हो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो यू कैन राइट गॉसेस लॉ फॉर गिवन सिचुएशंस, यानी कि यहाँ पे Q4 Q5 दोनों अगर आपको दिए गए हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप Q5 को निकाल के ऐसा भी लिख सकते हो, आप Q4 Q5 को निकाल के ऐसा भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन आप Q3 को नहीं निकाल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा रखता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। आप ये लेक्चर जब भी आपको फ्लक्स के बारे में दिक्कत हो तो इतना बेसिक जो मैंने पढ़ाया है ना, वो शायद आप नहीं पढ़ सकोगे। मैं चैलेंज करता हूँ, इतना बेसिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा ये फ्लक्स का सेशन में। तो प्लीज़ 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 2 बार 3 बार आप देखिए, और जो बच्चे जिसके पास ऐसे फैसिलिटी नहीं है उसे आप ये लिंक आप शेयर कीजिए। तो अच्छा, चलता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू इनफाइनाइटली।